स्वागत है आपका IIT न्यूज स्वदेश पर। आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम और मुंबई स्टूडियो से मेरे साथ है मेरी सहयोगी मानसी दवे। बाजार में शुक्रवार की रिकवरी के बाद आज फिर से माहौल थोड़ा सा नरम होता हुआ दिख रहा है और निफ्टी है करीब 125 अंक नीचे, आधे % के आसपास की गिरावट है। और निफ्टी बैंक की बात करें तो इस वक्त हल्की सी नरमी है, सपाट कारोबार हो रहा है क्योंकि कुछ शेयर्स हैं जो थोड़ा सपोर्ट देने का काम कर रहे हैं। रिकवरी लोअर लेवल से ठीक ठाक दिख रही है, लेकिन आज अगर आप इंडिया विक्स को देखेंगे 7.5% ऊपर है। दिन के दौरान 10% के आसपास को उछाल था, 14.5 के आसपास का हम इंडिया विक्स देख रहे थे। तो बाजार पर कहीं ना कहीं नकेल कस के रखा हुआ है इंडिया विक्स ने, जो कि वॉलेटिलिटी का और फियर का सूचक है बाजार में। आज अगर हम बाजार को देखेंगे तो बाइंग कुछ पैक्स में है, जैसे कि EMS यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज वाली कंपनी है, डिक्सन हो गया, केन्स होगा, उनमें खरीदारी हो रही है। रियल एस्टेट को लेकर ब्रोकरेजेस का भरोसा बढ़ा है, तो हम देख रहे हैं कि रियल एस्टेट शेयरों में आज चौतरफा खरीदारी देखने को मिल रही है। कुछ ऑर्डर खबर है रेलवे में, तो रेलवे वाले शेयर कुछ चल रहे हैं, हालांकि वहां पर तेजी उतनी ज्यादा नहीं है। अदरवाइज बाजार में थोड़े से हम देख रहे हैं कि लैकलस्टर सा माहौल देखने को मिल रहा है। लेकिन एक तस्वीर पहले आपको दिखा देते हैं, उसके बाद हम आगे चलेंगे। वर्ल्ड चेस चैंपियन 18 साल के डी गुकेश, डोमा राजू गुकेश आज भारत लौट आए हैं और स्वदेश लौटने पर आज चेन्नई एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत हुआ है। ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगी। 18 साल के भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने सिंगापुर में 12 दिसंबर को चीन के डिफेंडिंग चैंपियन यानी कि पिछले चैंपियन डिंग लेरेन को फाइनल में हराकर सनसनी मचा दी थी। और उसके बाद ये तस्वीरें लौट कर देखिए फैंस का किस तरह का हुजूम है। सब लोग उनकी एक झलक पाने को, एक तस्वीर क्लिक करने को लेकर लालाई दिख रहे हैं और निश्चित तौर पर बहुत ही अमेजिंग ये उपलब्धि रही है। सिर्फ 18 साल में दुनिया के सबसे युवा चैंपियन वो बने हैं। उसके पहले ये जो उपलब्धि थी दिग्गज गैरी कैस्परोव के नाम थी, जिन्होंने 22 साल की उम्र में वर्ल्ड चैंपियन का खिताब हासिल किया था। तो ये तस्वीरें आपके सामने स्क्रीन पर उनके स्वदेश वापसी की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि बाजार की आज की बड़ी बातें क्या है। उसके बाद हम शो को आगे बढ़ाएंगे और अगले 1 घंटे तक हमारे साथ बने रहिएगा और आपको हम बाजार में इंडेक्स में ट्रेड के साथ साथ शेयर भी जानेंगे अपने एक्सपर्ट से, क्लोजिंग के लिए अलग से सौदे जानेंगे और खबरों के दम पर जहां पर भी एक्शन हो रहा है वो भी समझने की कोशिश करेंगे। निफ्टी फिलहाल 110 अंक गिरकर है 24,700 के नीचे कारोबार करता हुआ। बैंक निफ्टी दिन की ऊंचाई से 200 अंक हालांकि फिसला है। रियल एस्टेट में मजबूती है, ओबरॉय रियल्टी करीब 7% चढ़ा है और ओबरॉय रियल्टी के साथ साथ अगर आप बाकी शेयर भी देखेंगे चौतरफा आपको तेजी दिखेगी, चाहे मिड कैप हो चाहे दिग्गज हो। और अगर आप पिछले 1 महीने में देखेंगे तो रियल एस्टेट का जो इंडेक्स है करीब 15% वो चल चुका है। मेटल की चमक थोड़ी सी फीकी पड़ी है, नैल्को करीब आज 3% नीचे कारोबार कर रहा है, लेकिन इंश्योरेंस में खरीदारी है। न्यू इंडिया का शेयर करीब 5% ऊपर आकर कारोबार करता हुआ दिख रहा है। तो ये रही बाजार की बड़ी बातें। और चलिए एक्सपर्ट को जोड़ लेते हैं अपने साथ। हमारे साथ जुड़ गई हैं ध्वनि पटेल। ध्वनि, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका IIT न्यूज स्वदेश पर। ध्वनि, देखिए दिसंबर का महीना है, आज तारीख 16 हो गई। ये वो समय होता है कि जब बाजार में थोड़े से ना लिक्विडिटी का फोर्स भी गायब होना शुरू हो जाता है और वॉल्यूम थिन होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आगे क्रिसमस और FI छुट्टी पर जाने शुरू कर देते हैं। आप ये बताइए कि आज अभी तक के कारोबार को देखकर बाजार में आपको क्या सेंस मिल रहा है? ये जो 100 अंकों की गिरावट है, क्या इसको आप बाय करेंगी या फिर इंडेक्स में कोई ट्रेड लास्ट आवर में नहीं लेना है? गुड आफ्टरनून अभिषेक जी। डेफिनेटली लास्ट आवर में कोई ट्रेड तो यहाँ पे नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से हमने आज दिन की शुरुआत देखी, वहां से हम ऑलरेडी एक यहाँ पे नीचे गिरावट की तरफ आ चुके हैं एंड वी आर नियर द डेज लो यहाँ पे हम। एंड यहाँ से अभी भी गिरावट जो है वो थोड़ी और आपको हावी होती हुई देखने को मिलेगी। रेजिस्टेंस लेवल जो है वो इंट्राडे चार्ट्स पे खास करके देखने को मिल रहा है कि 24,750 के लेवल्स के पास अब वापस से एक रेजिस्टेंस जो है वो इंडेक्स के अंदर फेस करने को मिल सकता है। और नीचे सपोर्ट लेवल भी जो हालांकि है वो काफी स्ट्रांगली आपको 24,500 के लेवल्स के पास देखने को मिल रहा है। तो इसी रेंज के अंदर आपको कारोबार होता हुआ दिखेगा। और जिस हिसाब से आपने बताया बहुत ही सही है कि यहाँ पे दिसंबर एंड की तरफ पे आपको लिक्विडिटी और मोमेंटम दोनों ही इंडेक्स में जो रहता है वो यहाँ पे मिसिंग सा देखने को मिलता है। और इनफैक्ट हम देख भी रहे हैं कि कल की हमारी जो लास्ट सेशन थी, शुक्रवार की सेशन, उसमें एक वोलेटिलिटी देखने को मिली। बट उसके अलावा पिछले पूरे हफ्ते में भी हमने देखा कि ओवरऑल मोमेंटम जो था वो इंडेक्स के अंदर मिसिंग होता हुआ देखने को मिल रहा था।
बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी में भी सिमिलर काइंड ऑफ आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, जहाँ पे फ्राइडे का वॉलेटाइल सेशन रहा था, बट उसके बाद आज जहाँ पे हमने दिन की शुरुआत की, वहीं पे हम दिन को यहाँ पे समाप्त भी करने को जा रहे हैं, क्योंकि करीब 10 से 12 पॉइंट की बढ़त के साथ बैंक निफ्टी अभी फिलहाल के लिए ट्रेड कर रहा है। और उसके अलावा देखें तो आप पूरा फ्लैट मोमेंटम ही इसके अंदर यहाँ पे आपको देखने को मिला है। बैंक निफ्टी में हालांकि जो रेजिस्टेंस लेवल अब आपको देखने को मिल रहा है ऊपर की तरफ में, तो 53,700 से लेके 53,800 का लेवल बनता है, जो बैंक निफ्टी में एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता हुआ देखने को मिल सकता है। हालांकि सपोर्ट लेवल जो नीचे की तरफ है वो इंट्राडे चार्ट्स पे आपको 53,200 के पास देखने को मिल रहा है। इंडेक्स पर तो ये एक नजरिया बनता हुआ, और शुक्रवार को एक सेशन की रिकवरी कहेंगे, अच्छी मजबूती के साइंस, और फ्राइडे सेशन बाजार को पार्टिसिपेंट्स ने काफ़ी खुश किया, और उसके बाद मंडे से फिर से हम देख रहे हैं कि बिकवाली का दबाव हावी होता हुआ नजर आ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि दिग्गजों से आज सपोर्ट नहीं मिल रहा है। रिलायंस, HDFC बैंक, इन्फोसिस, TCS, ये सारे के सारे स्टॉक में मूव्स जो हैं वो जैसे होने चाहिए नजर नहीं आ रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ रियल्टी, रेलवे और EMS, ये कुछ स्पेसेस हैं जहां पर आप एक्शन और मोमेंटम देखेंगे। इसके अलावा हर सेक्टर और पॉकेट में बिकवाली है। उससे भी बड़ा सवाल यह है कि FIs की एक दिन की खरीदारी के जो डेटा हमारे पास आए, शुक्रवार के सेशन में अच्छी खासी खरीदारी कर गए। क्या आज के सेशन में पोस्ट मार्केट क्लोज FIs की तरफ से फिर से बिकवाली के डेटा आएंगे? कल सुबह इसका पता चलेगा, लेकिन इस वक्त मार्केट में एक्शन मिसिंग है। एक चीज जो कि इस मार्केट में आप ध्वनि इनफैक्ट दिसंबर के महीने में ही इंटरेस्टिंग और वॉच आउट करने वाली होती है, वो है प्लेजेंट वेदर। अक्रॉस द ग्लोब प्लेजेंट वेदर, एटलीस्ट इन इंडिया तो अगर आप देखेंगे आप ठीक ठाक वेदर देखने को मिलता है। हैदराबाद में आपके गेटअप से लग रहा है कि थोड़ी बहुत ठंड है। मुंबई में तो सुबह और शाम को ठंड होती है, उसके अलावा तो फिर दोपहर में गर्मी ही होती है। जी बिल्कुल मानसी, यहाँ पे हैदराबाद में पिछले 2-3 दिनों से वापस से ठंड बढ़ी है। अगर मैं बताऊं तो कल यहाँ पे 13 डिग्री टेम्परेचर था, और आज भी 22 से 23 डिग्री के बीच में दिन के दरमियान भी टेम्परेचर बना हुआ है। तो हाँ, हैदराबाद वालों को इतनी ठंड की आदत नहीं है, ज्यादातर गर्मी रहती है यहाँ पे। तो उस हिसाब से आज के दिन और कुछ आने वाले दिनों में भी वेदर फोरकास्ट बता रहा है कि ठंड थोड़ी रहेगी। अच्छा, बोले हैदराबाद वालों को और मुंबई वालों को तो ठंड की आदत नहीं, लेकिन अभिषेक, दिल्ली की सर्दी, इसकी तो आदत होगी। कैसा माहौल है वहां पर? मानसी देखिए, आदत तो है, लेकिन अब कड़ाके की सर्दी पड़नी शुरू हो गई है। पिछले हफ्ते दिन से अगर हम बोलें तो टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा डिप हुआ है, और सुबह शाम जो कहते हैं ना कि पैरों में बिल्कुल हाथ पैर थोड़े ऐसा लगता है कि सुन्न हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो ही पहाड़ों में बर्फबारी की या फिर बारिश की खबरें आई है ना, यहाँ पर थोड़ा सा माहौल काफी ज्यादा ठंडा हो गया अभी तो। बात सही है, आप ही एंजॉय कर रहे हैं दिल्ली की सर्दी। इनफैक्ट स्नोफॉल की तस्वीरें भी हमने कुछ दिन पहले कश्मीर की दिखाई थी, वहां से नॉर्थ में ही सबसे पहले और दिल्ली में ही सबसे पहले मजेदार मौसम जो है देखने को मिलेगा। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब हमारे क्लोजिंग ट्रेड्स क्या है। बाजार में भले ही उठा पटक हम देख रहे हैं, लेकिन इस बाजार में भी आपके लिए मौके कहाँ बन रहे हैं वो भी एक बार देख लेते हैं क्लोजिंग ट्रेड्स में हमारे एक्सपर्ट से। और हमारी पैनल पर सेंट्रम ब्रोकिंग से नीलेश जैन भी जुड़ गए हैं, उनका भी स्वागत करते हैं। गुड आफ्टरनून नीलेश, शुरुआत आपसे करेंगे। बताएं स्टॉक्स कौन से आपके रेडार पर, और आखिरी घंटे के लिए ट्रेड्स क्या सुझाएंगे आप? वेरी गुड आफ्टरनून टू यू मानसी। देखिए, जिस हिसाब से मार्केट में लगातार हमें वॉलेटिलिटी बढ़ती हुई नजर आ रही है और एक्सट्रीम स्विंग्स हमें देखने को मिल रहे हैं, हालांकि आज थोड़ा सा दबाव जरूर देखने को मिला है, बट स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफी बेहतरीन है। तो यहाँ पे सबसे पहले निफ्टी रियल्टी इंडेक्स काफी स्ट्रक्चर वाइज काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। लगातार हमें यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्पेस में स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। तो रियल्टी स्टॉक्स पर नजर रखने की सलाह होगी, स्पेसिफिकली गोदरेज प्रॉपर्टीज इस पर्टिकुलर काउंटर में। यहाँ पे एक बेहतरीन फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हमें आज के सेशन में देखने को मिला है। काफी अच्छे लॉन्ग बिल्डअप भी यहाँ पे हो रहे हैं। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज का स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव नजर आ रहा है। 3100 तक की अपसाइड यहाँ देखने को मिल सकती है। 2931 के स्टॉप लॉस से गोदरेज प्रॉपर्टीज को लॉन्ग करने की सलाह होगी। उसके अलावा पीसीबीएल में एक पॉज हमने पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में देखा था, उसके बाद आज फिर से यहाँ पे स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। तो पीसीबीएल इस पर्टिकुलर स्टॉक को लॉन्ग करने की सलाह होगी। 496 एंड 505, 496 एंड 505 तक की अपसाइड यहाँ देखने को मिल सकती है। 478 के स्टॉप लॉस से पीसीबीएल को भी लॉन्ग करके चल सकते हैं।
कॉल्स इस वक्त एक रियल एस्टेट सेक्टर से और एक फिलिप कार्बन ब्लैक लिमिटेड कंपनी ऑटो एंसिलरी के लिस्ट में केटर करती है। इनफैक्ट जो टायर्स के लिए कार्बन ब्लैक होता है वो बनाती है कंपनी, तो इसे एंसिलरी का भी एंसिलरी कहा जा सकता है क्योंकि ऑटो के एंसिलरी टायर और टायर में इस्तेमाल होने वाला कार्बन ब्लैक जो इसे पीसीबीएल बनाती है। खरीदारी के मौके यहाँ पर ढूंढें। इसके अलावा रियल एस्टेट में गोदरेज प्रॉपर्टीज जिसका जिक्र नीलेश कर रहे हैं, एचडीएफसी सिक्योरिटीज की जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट में भी गोदरेज प्रॉपर्टीज को और ज्यादा ऐड यानी कि एक्यूमुलेट करने की राय और टारगेट्स जो है वहां पर बढ़ाए हैं। 2985 के स्तर पर करीब 2% की तेजी यहां नजर आ रही है। 3100 तक के टारगेट्स नीलेश भी एंटिसिपेट करके चल रहे हैं। ध्वनि, आप बताएं आपकी तरफ से क्लोजिंग ट्रेड्स कौन से होंगे? जी बिल्कुल मानसी, मेरी तरफ से बहुत ही लिमिटेड पिक्स के साथ मैं आगे बढ़ना चाहूंगी, इसीलिए एक ही ट्रेड रहेगा आज हमारी तरफ से जो है आइशर मोटर्स के अंदर। आइशर में अगर आप देखें तो वहां पर आपको एक स्ट्रक्चरली एक ब्रेकआउट विटनेस करने को मिल रहा है। स्टॉक अपनी जो है इंपॉर्टेंट डीएमएस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और इसकी क्लोजिंग भी हमें जो देखने को मिल रही है तो लॉन्ग बिल्टअप्स डेरिवेटिव डेटा सजेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे करंट लेवल से आप इसको बाय करें। 4900 का एक शॉर्ट टर्म टारगेट बनेगा, इसको हम बीटीएसटी ट्रेड की तरह भी कंसिडर कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको 4800 का रखना है। मोटर्स पर खरीदारी के मौके ढूंढे 4900 तक के टारगेट्स यहां पर नजर आ सकते हैं। ऑलमोस्ट 0.5% के गेंस आज के सत्र में हम देख रहे हैं। कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी स्वागत करते हैं। गुड आफ्टरनून श्रीकांत, बताएं कैसे देख रहे हैं मार्केट के सेटअप को आप और साथ ही आपके क्लोजिंग ट्रेड्स क्या होंगे? गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो देखिए, मुझे लग रहा है कि इस पर्टिकुलर मार्केट में हमने काफी बड़ा एक अच्छा पॉजिटिव बुलिश रिवर्सल फॉर्मेशन देखा था और शुक्रवार के दिन का जो बुलिश रिवर्सल फॉर्मेशन है उसका एक पॉज सॉर्ट ऑफ सेशन आता है, एक साइडवेज सॉर्ट ऑफ कंसोलिडेशन बनता है और वही आज का सेशन मुझे लगता है कि उसी पर्टिकुलर कंसोलिडेशन में आज का सेशन कन्वर्ट हो चुका है। पर एट द सेम टाइम 24,600 के करीब काफी अच्छा मार्केट सपोर्ट ले चुका है, तो मुझे लगता है कि यहाँ से मार्केट में ग्रेजुअल अपवर्ड एक्टिविटी बनेगी और इवेंचुअली हमें लगता है कि मार्केट इसी हफ्ते एक बार 25,000 तक के लेवल्स भी दिखा सकता है। तो करंट लेवल से भी मुझे लगता है कि इस पर्टिकुलर मार्केट में कुछ लॉन्ग की पोजीशंस बनाई जा सकती है। नो डाउट कि हमें काफी सिलेक्टिव रहना पड़ेगा क्योंकि जितने भी लार्ज कैप स्टॉक्स है वहां पे प्रेशर बना हुआ है, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज, स्टेट बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, यहाँ पे प्रेशर बना हुआ है। इन सभी स्टॉक्स में हमें कोई स्पेसिफिक एक्टिविटी या मोमेंटम नहीं देखने मिल रहा है, लेकिन जो साइड काउंटर्स है वहां पे काफी अच्छी एक्टिविटी है और हमें लगता है कि वहां से हमें कुछ स्टॉक्स को पिक करना जरूरी है। तो करंट लेवल से अगर कोई स्टॉक अगर लेना है तो मुझे लगता है कि इन लेवल्स पे हुडको को लॉन्ग करके चल सकते हैं और साथ ही साथ ग्लेनमार्क फार्मा, ये दो स्टॉक हमें अच्छे लग रहे हैं। ग्लेनमार्क फार्मा की अगर बात करें तो करंट लेवल से, या हुडको की अगर बात करें तो अगर हुडको अगर करंट लेवल से लॉन्ग करते हैं तो जो टारगेट्स नजर आते हैं वो 275 तक के हैं। स्टॉप लॉस जो हमें रखना है वो हम रखेंगे 234 का। और अगर ग्लेनमार्क फार्मा को अगर लॉन्ग करना है तो करंट लेवल से ग्लेनमार्क फार्मा को लॉन्ग करने के बाद 1640 से लेकर 1690 तक के टारगेट नजर आते हैं और यहाँ पे जो हमें स्टॉप लॉस रखना है वो हम रखेंगे 1500 का। इन दोनों स्टॉक के अगर फॉर्मेशन को देखें तो इन दोनों स्टॉक्स में अच्छा खासा एक रैली के बाद एक अच्छा करेक्शन आया था, हायर टॉप हायर बॉटम की सीरीज एस्टैब्लिश हुई है और एवरेज इसके करीब की रिवर्सल एक्टिविटी बनी है। तो हमें लगता है कि इन दोनों स्टॉक्स में हमें मोमेंटम देखने मिलेगा और स्पेसिफिकली हमें लगता है कि इन लेवल्स पे साइड काउंटर्स में अगर आप ज्यादा अगर फोकस करते हो तो वहां पे कई सारे खरीदने के मौके भी मिलेंगे और साथ ही साथ अच्छे रिटर्न्स भी बन सकते हैं। ठीक है, श्रीकांत जी की तरफ से आपके लिए ग्लेनमार्क फार्मा और हडको, अच्छा दोनों के दोनों जो स्टॉक्स हैं ना ये फ्लेवर वाले स्टॉक्स हैं, ये ट्रेंड वाले स्टॉक्स हैं। ग्लेनमार्क फार्मा को लेकर खबर है कि अमेरिका में उन्होंने एक दवा लॉन्च की है और आज हम देख रहे हैं कि फार्मा में सिलेक्टिव बाइंग हो रही है और ग्लेनमार्क फार्मा उसमें लीड करता हुआ दिख रहा है। 2-2.5% के आसपास की मजबूती फिलहाल शेयर में है, 2.65% की। 1640-1690 के टारगेट और 1500 के स्टॉप लॉस के साथ आपको इसमें पोजीशन लेनी है ट्रेड करने के लिए। और दूसरा जो शेयर है हडको, ये रियल एस्टेट से जुड़ी कंपनी है। 260-275 के दो टारगेट हैं हडको के लिए और आज हडको समेत हम देख रहे हैं कि तमाम जो रियल एस्टेट कंपनीज हैं, चाहे बड़े छोटे, डीएलएफ, मैक्रोटेक, शोभा, प्रेस्टीज, आप जो भी नाम ले लीजिए, हर तरफ आपको तेजी दिखेगी। और पिछले एक महीने की अगर हम बात करें तो रियल एस्टेट का जो इंडेक्स है करीब 15% चढ़ चुका है। आज 3% की शानदार मजबूती है कमजोर बाजार में भी। लेकिन रियल एस्टेट शेयरों में तेजी है क्यों, इस पर एक रिपोर्ट भी आई है एचडीएफसी सिक्योरिटीज की। उन्होंने कमेंट्री के साथ साथ कुछ अपने
शेयर्स भी नोटिस कराए हैं टारगेट के साथ। कौन से हैं जरा ये समझ लेते हैं। ये बताने के लिए हमारी सहयोगी स्नेही हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्नेही बताइए, एचडीएफसी सिक्योरिटीज की रिपोर्ट में क्या खास है, क्या कहा उन्होंने? जी बिल्कुल, तो रियल एस्टेट सेक्टर आज फोकस में रहेगा और कुछ चुनिंदा स्टॉक्स है रियल एस्टेट पैक में से जो कि बैंगलोर बेस्ड डेवलपर्स हैं, जैसे कि शोभा, ब्रिगेड एंटरप्राइजेस, प्रेस्टीज एस्टेट्स और गोदरेज प्रॉपर्टीज़। इन स्टॉक्स पर एक एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ ने आज सुबह नोट निकाला है। वो कहते हैं कि जो अप्रूवल साइकिल है बैंगलोर में वो काफ़ी लंबा हो चुका है। इनको इन सारे डेवलपर्स को जो ज़रूरी अप्रूवल्स होते हैं प्रोजेक्ट्स के लिए वो मिलने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है और उसके दम पर कुछ प्रॉब्लम्स भी हो सकती है आगे जाके। वो कहते हैं कि इसके कारण सप्लाई साइड जो है रेजिडेंशियल रियल एस्टेट मार्केट का उस पर थोड़ा सा दबाव भी हो सकता है। पर वो तो भी कहते हैं कि हालांकि इसके बावजूद भी डिमांड काफ़ी अच्छा लग रहा है अभी, क्योंकि एंड यूज़र इंटरेस्ट अभी भी बरकरार है और मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं इस सेक्टर के लिए। पर इन चैलेंजेस के दम पर क्या हो सकता है, जो हर्डल्स ये देख रहे हैं, जो उनको अप्रूवल में डिले हो रही है, उसके दम पर बहुत सारे कॉस्ट उनके बढ़ सकते हैं, फाइनेंसिंग कॉस्ट बढ़ सकते हैं। उनका जो प्रोजेक्ट पाइपलाइन जो डेवलपमेंट है उन्होंने जो सोच के रखा है आगे जाने के लिए उनके प्रोजेक्ट लॉन्चेस में, उस पर थोड़ी देरी हो सकती है। और ये जो लॉन्चेस है वो अभी सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स में, आगे क्वार्टर्स में पुश हो रहे हैं। मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ जो कि है, जो भी रियल एस्टेट साइकिल जो तेज़ी में है, अगर इन लॉन्चेस के डिले के वजह से ये साइकिल भी मिस हो सकता है और बहुत सारी मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ भी ये कंपनी गंवा सकती है और उनके मार्केट शेयर पर भी असर हो सकता है। और जब अगर हम सेक्टर के बारे में बात करें तो एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ का ये मानना है कि प्रेस्टीज एस्टेट्स और शोभा उनके टॉप पिक्स है। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ ये बैंगलोर में चलते हुए रेगुलेशन डिलेज के दम पर गोदरेज प्रॉपर्टीज़ पर बहुत असर नहीं होगा और गोदरेज प्रॉपर्टीज़ कुछ हद तक री रेटिंग भी हो सकता है उस स्टॉक में, क्योंकि उन्होंने अपना हाल ही में फंड रेजिंग किया है। तो उन्होंने अपना एड रेटिंग बरकरार रखा है। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ पर 3,000 रुपये का टारगेट है प्रति शेयर। शोभा पर भी उन्होंने अपना बाय रेटिंग मेंटेन किया है, 2,639 रुपीज़ है पर शेयर उनका टारगेट। ब्रिगेड एंटरप्राइजेस पर भी बाय मेंटेन किया है और 1,400 रुपये पर शेयर का टारगेट है। प्रेस्टीज एंटरप्राइजेस पर भी प्रेस्टीज एस्टेट्स पर भी उन्होंने एक बाय रेटिंग मेंटेन किया है और 2,060 रुपये प्रति शेयर उनका टारगेट है। तो ये एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ का व्यू रियल एस्टेट डेवलपर्स पर, खास करके बैंगलोर बेस्ड कंपनीज पर। ठीक है, बेंगलोर बेस्ड कंपनीज को लेकर बुलिश है एचडीएफसी सिक्योरिटीज। आज हम तेजी देख रहे हैं और देखिए होता क्या ना, जो बाजार में जो ट्रेंड है वो हमारे एक्सपर्ट्स भी वही कैच करते हैं। आपको नीलेश जैन ने गोदरेज प्रॉपर्टीज रेकमेंड किया, श्रीकांत जी ने हडको रेकमेंड किया। ध्वनि, आपकी नजर नहीं गई क्या रियल एस्टेट पर कोई शेयर जहां पर आपको लगता है कि बढ़िया मोमेंटम है और अभी भी मौके हैं? जी बिल्कुल अभिषेक जी, काफी सारे काउंटर्स हैं यहाँ पे रियल एस्टेट में जिसके अंदर बाइंग एक्शन डेफिनेटली देखने को मिल रहा है। जैसे डीएलएफ हो गया, ओबरॉय रियलिटी, दोनों ही काउंटर्स में आज के सेशन में हमने बहुत ही अच्छी एक बढ़त देखी। बट इन काउंटर्स को अभी हाल फिलहाल के लिए जिस हिसाब की बढ़त हमें इसमें अंदर देखने को मिल रही है, फ्रेश ब्रेकआउट्स जो है वो दोनों ही काउंटर में मुझे यहाँ पे नहीं देखने को मिल रहे हैं। तो मैं वेट एंड वॉच करूंगी अभी इनको। ठीक है, वेट एंड वॉच करने की सलाह है। एक और स्पेस है जहां पर हम देख रहे हैं कि सिलेक्टिव बाइंग हो रही है रह के, और वो है कैपिटल गुड्स का खेमा। आप इस वक्त सीमेंस के शेयर को देखिए, 1% के आसपास की मजबूती है, कोई बड़ी तेजी नहीं है। लेकिन कमिंस में भी आज हम देख रहे हैं कि इस वक्त 2% की तेजी है। इस स्पेस में कोई पिक आपके श्रीकांत जी, आपको लगता है कि बाइंग अभी सस्टेन करेगी? बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पे अगर वैसे देखा जाए तो जो उनके टेक्निकल फॉर्मेशन है वो तो यही इंडिकेट कर रहा है कि इनमें सभी में हायर टॉप हायर बॉटम की सीरीज बनी है और हमें लगता है कि ये सीरीज कंटिन्यू हो सकती है क्योंकि इनमें ग्रेजुअल एक्टिविटी आ रही है। लार्सन के शेयर्स को देखे या एबीबी के शेयर्स को देखे या इवन कमिंस के शेयर्स को देखे तो इनमें रैली होने के बाद साइडवेज पैटर्न था और वापस से रैली बनी है। तो हमें लगता है कि ये सस्टेनेबल है और यहाँ से कुछ एक और आने वाले दिनों में परफॉर्मेंस भी देखने मिल सकता है। बट स्पेसिफिकली हमें लगता है कि कमिंस इंडिया पे हम फोकस करके चल सकते हैं। यहाँ पे जो इसका जो टेक्निकल फॉर्मेशन बना है वो इंडिकेट कर रहा है कि ये स्टॉक अपने फॉलिंग ट्रेंड लाइन के काफी नजदीक आ चुका है। फॉलिंग ट्रेंड लाइन आई मीन टू से जो सप्लाई लाइन था उस सप्लाई लाइन के काफी नजदीक आया है और उसके ब्रेकआउट के बाद यानी 3700 के लेवल्स के क्रॉस करने के बाद ये स्टॉक 3,900 या 4,000 तक के लेवल्स भी दिखा सकता है।
तो करंट लेवल से भी मुझे लगता है कि काफी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। थोड़ा पोजिशनल व्यू लेना पड़ेगा क्योंकि आज स्टॉक थोड़ा सा चल चुका है, लेकिन करंट लेवल से अगर मैं खरीदता हूँ तो मुझे स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा 3600 रुपए का, 3600 का। टारगेट्स नजर आते हैं 3900 के। तो कमिंस इंडिया करंट लेवल से लॉन्ग किया जा सकता है। लेवल से बिल्कुल कमिंस इंडिया में खरीदारी के मौके बनते हुए दिख रहे हैं। स्टॉक में मजबूती है और ये मजबूती आगे भी जारी रहेगी, तो स्टॉक पर बिल्कुल नजर होनी चाहिए। लेकिन एक और शेयर है जहां पर जबरदस्त एक्शन आज के सत्र में देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट ये पूरा का पूरा पीस जिसका जिक्र अभी अभिषेक भी कर रहे थे, आज सुबह ही हमने इसे पिक किया था। ईएमएस स्टॉक्स में अच्छा खासा एक्शन है और इसमें भी डिक्सन टेक्नोलॉजीज को अगर आप देखें करीब 5% की मजबूती यहाँ पर देखने को मिली है। कुछ करार, कुछ ज्वाइंट वेंचर्स की खबर है। वीवो के साथ ज्वाइंट वेंचर के ऐलान से ये स्टॉक में जबरदस्त एक्शन है। लेकिन खबर का असर सिर्फ डिक्सन टेक्नोलॉजीज पर ही नहीं, जैसे कि मैंने बताया पूरे के पूरे एएमएस सेक्टर के दूसरे शेयरों पर भी पड़ा है। तो चलिए इससे जुड़िए खास रिसर्च लेकर शरद हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे समझते हैं। शरद बताएं। डिक्सन टेक की अनाउंसमेंट में तो स्ट्रेंथ है ही, लेकिन बाकी सब ईएमएस स्टॉक्स में भी तेज़ी देखने मिल रही है। देखा जाए तो कायंस ले लीजिए, डिक्सन ले लीजिए, उसके जो छोटा वर्जन है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, ये सारे स्टॉक्स में जो है आज तेज़ी देखने मिल रही है। स्टॉक्स लगभग 4 से लेकर 8% तक की जो उछाल देखने मिल रही है। और देख सकते हैं आप पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, जो बहुत सारे एनालिस्ट कम्युनिटी कहते हैं कि एक छोटा डिक्सन टेक भी है। अब अनाउंसमेंट क्या है डिक्सन टेक का, उस पर नज़र करते हैं। यहाँ पे उन्होंने जो है जेवी का प्रपोजल जो है बोर्ड की अप्रूवल आई है वीवो के साथ। वीवो एक बड़ा जो है मोबाइल कंपनी है चाइना का, और यहाँ से देखें तो एक जेवी में जो ओईएम बिजनेस रहेगी, सिर्फ मोबाइल फ़ोन की नहीं, ओईएम की जो इलेक्ट्रॉनिक्स है उसके लिए भी रहने वाली है। ओवरऑल जो कैपिटल स्ट्रक्चर है इस जेवी में 51% स्टेक डिक्सन टेक का रहेगा, यानी कि रेवेन्यू जो है वो अपने बुक्स में दिखाएंगे। डिक्सन टेक के अगर कौन से ब्रांड्स हैं जिनके स्मार्टफोन्स ऑलरेडी बना रहे हैं, इस पे बड़े बड़े दिग्गज नाम आते हैं सामने। यहाँ पे सैमसंग है, शाओमी है, मोटोरोला है, ओप्पो है और गूगल भी है। तो ऑफकोर्स देख सकते हैं कि इनके ओवरऑल क्लाइंट लिस्ट जो है वो भी मार्की है। इंडस्ट्री ट्रिगर्स क्या है ईएमएस इंडस्ट्री के लिए, क्या वो अहम ट्रिगर्स आते हैं? सबसे पहला जो ईएमएस आता है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज में, यहाँ पे निवेश के माहौल जो है बेहतर हुए जा रहे हैं और भारत को ना एक पोजीशनिंग की जा रही है। भारत को पोजीशनिंग की जा रही है कि एक मैन्युफैक्चरिंग हब बने, भले डिज़ाइन बाहर हो या भारत में हो, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट बात है वो है मैन्युफैक्चरिंग हब का। कौन से एरियाज़ है जहाँ पे अच्छी जो है मोमेंटम देखने मिल रही है? स्मार्टफोन, ऑटोमोटिव, टेलीकॉम, यहाँ पे जो है देख सकते हैं यहाँ पे अच्छी मोमेंटम देखने मिल रही है और पीएलआई का भी दायरा यहाँ पे बढ़ सकता है। ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स की भी बात करें तो ये एक ऐसा सेगमेंट है जहाँ पे ग्रोथ के आंकड़े बहुत स्ट्रांग आ रहे हैं। ये इंडस्ट्री की ट्रिगर तो हो गई, लेकिन ये इंडस्ट्री कितना बड़ा है इस पे हम नज़र देंगे। तो यहाँ पे देखें तो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन जो है भारत पे 2023 से 30 तक का जो 26% का CAGR का ग्रोथ का जो है संभावना है। और देखें तो इसका टोटल वैल्यू आता है लगभग $500 बिलियन, यानी कि 50,000 करोड़ डॉलर का। ये इसमें लेकिन कुछ भाग भी हैं। अगर मैं बात बताऊं तो फिनिश्ड गुड्स 350 जो है बिलियन डॉलर्स, जो कह सकते हैं 350 बिलियन डॉलर्स रहेंगे, और वही जो बचे हुए हैं वो कंपोनेंट्स के लिए है। एक्सपोर्ट्स की बात करें तो यहाँ पे भी लगभग 36% का जो है CAGR ग्रोथ का अनुमान है, जहाँ पे टोटली $250 बिलियन का ये मार्केट आ सकता है। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा और विशाल जो है मार्केट के साइज़ देखने मिल रहे हैं। लेकिन स्टॉक ट्रैक कैसा रहा है, पिछले एक साल में रिटर्न्स कैसे रहे हैं ईएमएस प्लेयर्स पे, उस पर भी नज़र देखते हैं। तो देखें तो कायंस में लगभग 170% का रिटर्न्स आया है। वही डिक्सन टेक जो है स्टॉक लगभग 3 गुना हो गया, यानी कि 200% का ग्रोथ देखने मिला है। तो डिक्सन तो एक्शन में ज़रूर है, लेकिन उसके साथ साथ ईएमएस इंडस्ट्री में भी जो है भरपूर तेज़ी देखने मिल रही है आज। शुक्रिया आपका, बड़ी इंटरेस्टिंग रिसर्च है ये। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज एक ऐसा स्पेस जो कि हर दिन चर्चा का विषय नहीं बनता, लेकिन कहते हैं ना अंडररेट या अंडरडॉग काइंड ऑफ अ स्पेस है, क्योंकि जो तीनों शेयरों की बात अभी शरद कर रहे थे उनके एक साल के रिटर्न्स अगर देखें, काइंस टेक्नोलॉजीज 174%, डिक्सन टेक्नोलॉजीज 198% और पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट में करीब 306% तक के रिटर्न्स देखे जा चुके हैं। जाने माने ब्रोकरेजेस और रिसर्च हाउसेस के भी रेडार पर ये सेगमेंट है। और 2030 तक के कैगर रिटर्न्स की अगर बात करें सालाना आधार पर करीब 26% के ग्रोथ की संभावना है। सो डिक्सन टेक्नोलॉजीज न्यूज़ फ्लो के चलते, लेकिन नीलेश लिटरली ईएमएस पूरा स्पेस है जो कि अच्छी खासी मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। क्या राय होगी, और इस स्पेस में कोई शेयर जो कि आपके रेडार पर है?
बिल्कुल मानसी, देखिए ये पूरा स्पेस जैसे कि आपने बिल्कुल ठीक कहा, लगातार आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है। केन्स टेक्नोलॉजी एंड डिक्सन टेक ये दोनों ही आउट परफॉर्मर साबित रहे हुए हैं। डिक्सन टेक तो एक मल्टी बैगर रिटर्न देता हुआ नजर आ रहा है। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर वाइज दोनों ही स्टॉक्स काफी स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड में है, और मेरे ख्याल से यहाँ पर अभी भी जगह है कि यहाँ पे डिक्सन टेक अपने 19,500 और 20,000 तक के लेवल को छूता हुआ नजर आ सकता है। तो यहाँ पर फ्रेश खरीदारी इतने ऊपरी स्तरों पर ना करते हुए बेहतर होगा कि थोड़ी सी डिप का इंतजार करें। 18,500 के आसपास आता है तो रिस्क एंड रिवॉर्ड थोड़े फेवरेबल होंगे। 18,100 के स्टॉप लॉस से डिक्सन को लॉन्ग करके चल सकते हैं गिरावट पे, एंड 19,500 एंड 20,000 के यहाँ पे पोजीशन टारगेट होंगे। केन्स टेक्नोलॉजी यहाँ पर भी स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है, और यहाँ पे भी 7,500 7,700 तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। 6,700 की स्टॉप लॉस से केन्स को भी लॉन्ग करके चल सकते हैं, बट बेहतर होगा कि थोड़ी सी डिप आने दीजिए, उसके बाद एक स्टैगर्ड वे में इन दोनों ही स्टॉक्स को ऐड करके चल सकते हैं। तो चलिए ईएमएस स्पेस पर ये नजरिया अच्छी खासी मजबूती और गिरावट में खरीदारी के मौके जरूर ढूंढने चाहिए, लेकिन निफ्टी बैंक निफ्टी पर एक बार नजर होनी चाहिए, क्योंकि अच्छी खासी रिकवरी अटेम्प्ट करता हुआ बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट निचले स्तरों से करीब 300 अंकों की रिकवरी। निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी में इस वक्त रिकवरी जो है वो इनफैक्ट कह सकते बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म करता हुआ 53,638 के स्तर पर। एक छोटे से ब्रेक लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार राजेश अग्रवाल जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे, उनका मार्केट आउटलुक जानेंगे। आप बने रहिए। स्वागत है आपका फिर से क्लोजिंग कॉल में। और बाजार में हम देख रहे हैं कि निफ्टी बैंक में लोअर लेवल से रिकवरी आई है, और लोअर लेवल से करीब करीब 325 अंकों की रिकवरी के साथ निफ्टी बैंक कारोबार कर रहा है 53,650 के आसपास। और अगर आप कंट्रीब्यूटर को देखेंगे तो इस वक्त 12 में से 10 शेयर मजबूत हैं। आज सुबह से लीडरशिप की भूमिका में है इंडसइंड बैंक का शेयर, जहां पर 1% के आसपास की तेजी है, लेकिन दो बड़े बैंक आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक वहां पर 0.25 से लेकर आधे % के आसपास की मजबूती है, और छोटी छोटी तेजी आधे % की तेजी हम देख रहे हैं कि बीओबी में है, पीएनबी में है। तो ये कुछ शेयर भी आज निफ्टी बैंक को सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं बाजार के दिग्गज फंडामेंटल एक्सपर्ट राजेश अग्रवाल। राजेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपके टी न्यूज़ स्वदेश पर। राजेश जी, ये बताइए जरा कि ये एफआईज कर क्या रहे हैं? इनकी आंख में चोली चल रही है, कभी बाय कभी सेल, सस्टेन मूव्स आ नहीं रहे हैं। कैसे समझे बाजार को, और आपको क्या लग रहा है कि एफआईज लौट आएंगे आखिरकार, या फिर अभी थोड़ा समय लगेगा? गुड आफ्टरनून आशीष जी। अगर खास एफआई की बात की जाए तो मेरे हिसाब से तो लौट आए हैं, समय लगने की बात नहीं है, क्योंकि सिर्फ दिसंबर महीने में पूरे दिसंबर में देखें तो 11,707 करोड़ की अभी तक की कैश में नेट बाइंग हुई है। हालांकि पिछले हफ्ते में सेलिंग के फिगर आए हैं पूरे वीकली आधार पे, लेकिन वो भी बहुत नगण्य है। 227-28 करोड़ की सेलिंग है, जो कि मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत भारी सेलिंग कही जा सकेगी। फ्राइडे को जो 600 प्लस पॉइंट की निफ्टी का उतार चढ़ाव हमने देखा, वो अल्टीमेटली ये दर्शा रहा था कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी को अपनाते हुए एफआईज ने नीचे के लेवल्स पे बाइंग करी थी, जिस कारण से उस तरह की वॉलेटिलिटी हुई। अब आगे आने वाले दिनों में हमें ये लगता है कि जिस तरीका से वहाँ हॉलिडे का सीजन चालू हो जाएगा विदेशों में, तो एफआई की थोड़ी सी एक्टिविटी कम हो जाएगी, वॉल्यूम्स टेपर डाउन होते हुए नजर आएंगे। और फिर जनवरी में जब ट्रम्प साहब के वापस से कार्यभार संभाल लेंगे, उसके बाद से थोड़ी क्लैरिटी आएगी। और सबसे बड़ी बात है कि 19 तारीख को जो फेड की बैठक है, उसमें हमारा ये अनुमान है, बल्कि कहें तो पूरे बाजार का ही ये अनुमान है कि 25 बेसिस पॉइंट्स के आसपास की कट आएगी। लेकिन इन्फ्लेशन के जिस तरीके के वहां के रुझान आ रहे हैं, उन सब चीजों को देखते हुए आगे आने वाले दिनों में फेड के क्या मूव्स रहेंगे उस पे नजर रहेगी। फेड की जो कमेंट्री आएगी कि इन्फ्लेशन को और ग्रोथ को लेके उनका क्या नजरिया है, और अगले साल 2025 में वो कितने रेट कट करेंगे, इन सब चीजों पे थोड़ी सी ध्यान रहेगा। अदरवाइज मुझे लगता है कि जिस तरह के वैल्यूएशन वगैरह हो गए जो पिछले दिनों बहुत चिंता के विषय बने हुए थे, अब वहां पर जहां पर थोड़ी सी कूल डाउन हुआ है, तो एफआई का लौट आना कोई वक्त की बात है। दो दिक्कतें हैं हमारे सामने। एक तो अगर आप देखो तो डॉलर इंडेक्स जो है वो 107 तक चला गया, जो कि एक बहुत चिंता की बात है। दूसरे अगर आप देखो तो यूएस की 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड जो है 4.4 तक गई, और हमारे यहाँ खुद का जो डोमेस्टिक में आईएनआर है, वो अगर आप देखो तो लगातार नए लियो बना रहा है। ये 2-3 चीजें हैं जो दिक्कत कर रही हैं।
दूसरे क्रूड में भी लास्ट 2-3 हफ्ते से थोड़ी बहुत तेजी देखी गई है, हालांकि अभी भी वो 74-75 के लेवल्स पे ही है, जो कि बहुत ज्यादा चिंताजनक नहीं है। थोड़ी बहुत तेजी इस वजह से हुई कि लोगों को ये लग रहा है कि ट्रंप के आने के बाद रशिया और ईरान पे नए सैंक्शंस लगेंगे, जिससे क्रूड में थोड़ी सी उछाल आएगी। अदरवाइज मुझे लगता है कि मार्केट कंफर्टेबल लेवल में है। 24,750 एक नियर टर्म हर्डल हो सकता है, उसके ऊपर अगर बाजार चलता है तो 25,400 तक जाता हुआ दिख रहा है। बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमारे हाउस के अनुसार 24,100 का है। तो इस वक्त थोड़ा कंफर्टेबल लेवल है। वॉल्यूम्स टेपर डाउन हो जाएंगे हॉलिडे सीजन के लेकर के। जनवरी से नए एलोकेशंस होंगे इमर्जिंग मार्केट्स वगैरह को लेकर के, तो वहां से एफआईआई के लौट आने की पूरी संभावना है। ठीक है, ठीक है। 11,000 करोड़ रुपए की बाइंग हुई है दिसंबर में। अब तक नवंबर में करीब करीब 50,000 करोड़ की सेलिंग थी, अक्टूबर में 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की सेलिंग थी। तो थोड़ी सी सही बट आ रही है, स्ट्रेंथ आ रही है। और उसकी वजह ये कि देखिए चीन में ना भले ही स्टिमुलस लगातार सरकार वहाँ की दे रही है, लेकिन अभी भी वो कन्विक्शन नहीं आ रही है आंकड़ों में। आज भी चीन के रिटेल बिक्री के आंकड़े आए, अनुमान था 5% बढ़ने का, लेकिन रिटेल बिक्री जो बढ़ के आई नवंबर में वो आई 3%। तो अभी भी वहाँ पर कॉन्फिडेंस की कमी है और इसको एफआईज भी वॉच कर रहे होंगे, एनालाइज कर रहे होंगे कि अच्छा ठीक है, हम बेहतर वैल्यूएशन की चाह में हम चीन चले तो गए, लेकिन ग्रोथ कहाँ पे है, शायद वो चीज़ वहाँ पर मिसिंग हो और इसके चलते एफआईज का थोड़ा सा मूड बदल रहा है। देखते हैं कि आगे किस तरह का ट्रेंड देखने को मिलता है। इस वक्त बाजार में अगर हम देखें तो निफ्टी की जो गिरावट है वो 100 अंकों के आसपास की है। निफ्टी बैंक हरे निशान में है, लेकिन मिड कैप में स्मॉल कैप में रौनक है। मिड कैप इंडेक्स लेकर आइए स्क्रीन पर, आपको देखिए दिन की ऊंचाई पर ये कारोबार कर रहा है और 475 अंक ऊपर है। स्मॉल कैप इंडेक्स भी लेकर आइए, स्मॉल कैप इंडेक्स भी आपको ऊपर दिखेगा। तो मिड कैप स्मॉल कैप में बाइंग है और उसी के चलते हम आज देख रहे हैं कि एडवांस डिक्लाइन का जो रेशियो है वो टिल्टेड है तेजी के पक्ष में। इंडेक्स लेवल पर आपको भले ही निफ्टी में कमजोरी दिखेगी, लेकिन कुछ और शेयरों के बारे में जरा व्यू लेते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। मेटल्स में आज हम देख रहे हैं कि थोड़ी थोड़ी सी ना गिरावट आ रही है। नाल्को में 2-2.5% के आसपास की कमजोरी है। बाकी भी जो शेयर हैं JSW स्टील, हिंडाल्को, ये भी कमजोर हैं 1 से 1.25% के आसपास के। नीलेश जी, मेटल में कहीं कोई शॉर्ट का मौका आपको दिख रहा है क्या? क्योंकि हम तो मान के चल रहे हैं खबर चाहे जो भी हो, ये ट्रेडिंग वाले शेयर हैं सिक्लिकल सारे के सारे। बिल्कुल अभिषेक जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा। ऊपरी स्तरों से थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग मेटल स्पेस में हमें जरूर देखने को मिल रही है। क्रॉस ऑल मेटल स्टॉक्स हमें आज गिरावट देखने को मिल रही है। अगर इस स्पेस में शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी पर नजर डाले तो JSPL यहाँ पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। हो सकता है थोड़ा और एक्सटेंड करे ये जो फॉल है हमें आज देखने को मिल रहा है। ओवरऑल निफ्टी मेटल इंडेक्स हमें यहाँ से 9,100 और 9,050 के आसपास जाता हुआ नजर आ रहा है। बड़ी गिरावट तो मैं नहीं कहूंगा कि, बट एक छोटा सा फॉलोअप सेलिंग मूव हमें यहाँ पे नेक्स्ट 1 से 2 दिनों में देखने को मिल सकता है। तो 9,200 से लेके 9,050 तक का मूव हमें यहाँ पे निफ्टी मेटल इंडेक्स में देखने को मिल सकता है। टाटा स्टील यहाँ पर थोड़ा सा वीक नजर आ रहा है। 145 से 143 तक की डाउनसाइड यहाँ देखने को मिल सकती है। 150 का एक स्टिफ रेजिस्टेंस है, तो वहां पर स्टॉप लॉस रख के इस पर्टिकुलर स्टॉक को शॉर्ट किया जा सकता है। ऑड्स के ही कैंडिडेट इस वक्त मेटल पैक पर बनकर निकल रहे हैं, क्योंकि मेटल्स की चमक जो है फीकी पड़ी है और मेटल सेक्टर से जुड़े हुए मेजर स्टॉक्स नाल्को, JSPL, वेदांता, JSW स्टील, हिंदुस्तान जिंक, ये सारे स्टॉक्स में आप डाउन ट्रेंड ही आज के सत्र में देखेंगे। निफ्टी मेटल इंडेक्स में भी बिकवाली का दबाव। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे खास सेगमेंट ऑप्शन का चैंपियन का रुख करते हैं। ऑप्शंस के चैंपियन में आज हमारे साथ एंजल वन के देवांग शाह जुड़ गए हैं अपनी ऑप्शन की रणनीति लेकर। गुड आफ्टरनून देवांग, बताएं। वेरी गुड आफ्टरनून। बात करें ऑप्शंस में तो यहाँ पर रियल एस्टेट इंडेक्स काफी अच्छा एक मूव देखने मिला है और इसमें DLF में आज हमने देखा एक अच्छा ब्रेकआउट देखने मिला है। तो DLF का 9 मिनट का दिसंबर का कॉल ऑप्शन खरीदने के फिलहाल रेंज ऑफ 12 से 14 रुपीज के अराउंड। स्टॉप लॉस रखना 6 रुपीज, टारगेट है 30 रुपीज। ये स्ट्रेटेजी में मैक्स प्रॉफिट अराउंड 13,200 का है एंड मैक्स लॉस अराउंड 6,600 का है।
देवांग, शुक्रिया अपनी ऑप्शन की रणनीति में बताने के लिए। सो रियल एस्टेट में हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स का भरोसा है, फंडामेंटल एक्सपर्ट्स का भरोसा है, और अब देवांग शाह ने अपनी ऑप्शन की रणनीति में भी डीएलएफ के स्टॉक पर एक कॉल दे दी, 900 की कॉल खरीदने की राय, और यहाँ पर 12 से 14 के दाम पर आपको ये मिलेगी। लक्ष्य 30 का स्टॉप लॉस चेक आपको मेंटेन करना है। इस कॉल को प्रैक्टिस करने पर ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा जो है 13,200 का हो सकता है, और अगर ये डाउन साइड जाती है, वर्कआउट नहीं करती है, तो अधिकतम नुकसान 6,600 का हो सकता है। एफएनओ ट्रेड्स को लेकर एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आपकी टीवी स्क्रीन पर आ जाएगा। एफएनओ में ट्रेडिंग जो है वो रिस्की हो सकती है, और एफएनओ ट्रेडिंग में 10 में से 9 लोगों को नुकसान होता है। एफएनओ ट्रेडर्स को औसतन 50,000 का नुकसान होता है। घाटा होने के बावजूद 28% ट्रांजैक्शन के रूप में देना होता है, वही मुनाफा होने पर 15 से 50% ट्रांजैक्शन के रूप में खर्च होता है। सो अपने एडवाइजर से बातचीत करें, उनकी एडवाइस लें, और उसी के बाद एफएनओ में ट्रेड करें। आगे बढ़ते हैं, और एक और स्टॉक है वोकहार्ट के चार्ट्स को एक बार पुल अप करते हैं, और आज के सत्र में तो इनफैक्ट यहाँ मजबूती है ही। ध्वनि, वोकहार्ट पिछले 1 साल के चार्ट्स को अगर आप देखेंगे, क्या मजबूती का ट्रेंड पकड़ा है इस स्टॉक ने। 1 ईयर के रिटर्न्स लेकर आए वोकहार्ट में, ऑलमोस्ट 260% के गेन्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। 1523 के स्तर पर आज के सत्र में स्टॉक ट्रेड करता हुआ, नतीजे भी ठीक ठाक रहे। ध्वनि, इतना अच्छा चल गया ये स्टॉक, यहाँ से क्या राय होगी? बिल्कुल मानसी, यहाँ पे ओवरऑल इसका जो चार्ट स्ट्रक्चर है वो हमें एक बुलिश साइड का ही फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। जो मोमेंटम है वो यहाँ पे अभी भी और पॉजिटिव साइड का आपको देखने को मिल सकता है। सपोर्ट लेवल इसका जो बन रहा है, अगर फ्रेश पोजीशंस इनिशिएट करनी है तो वो यहाँ पे नीचे की तरफ में आपको लेवल ध्यान में रखना रहेगा कि 1425 का लेवल, जो आज का नियर बाय लो फॉर्मेशन भी बना है, 1425 1422 का लेवल, वो एक यहाँ पे एक अहम सपोर्ट लेवल की तरह काम करना चाहिए, और फर्दर इसके अंदर बुलिश साइड की जो पोजीशंस है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ओवरऑल आगे हमारे पास ब्रॉड डेटा है नहीं, बट फिबोनाची एक्सटेंशंस का यूज करते हुए अगर हम देखें तो यहाँ पे ऊपर की तरफ में स्टॉक जो है वो इतना दमखम रखता है कि यहाँ से 1600 और फिर 1625 रुपए तक का एक अपमूव दिखाएगा। 1600, उसके बाद 1625 तक भी जाने का दमखम, अगर पोजीशन है उसे बिल्कुल बरकरार रखें। और ताज़ा खबर है, इनफैक्ट वोकहार्ट का एक प्रोडक्ट जो है ऑलमोस्ट अपने कंप्लीशन स्टेज में है, और साथ ही ग्लोबल रजिस्ट्रेशन और मार्केटिंग ऑथराइजेशन के प्रोसेस में गया है, और इस खबर के चलते आज के सत्र में हम एक्शन देख रहे हैं। लेकिन चार्ट्स जो है वो काफ़ी मजबूत नजर आ रहे हैं, और आज से ही नहीं, पिछले 1 साल के ट्रेंड को अगर आप देखेंगे, अच्छे खासे रिटर्न्स वहाँ पर देखने को मिले हैं। लेकिन स्विगी जोमेटो पर भी एक नज़र होनी चाहिए। इनफैक्ट मजबूती के साथ दोनों ही स्टॉक्स आज के सत्र में ट्रेड कर रहे हैं। श्रीकांत, ऑफकोर्स स्विगी को लेकर डेटा पॉइंट्स ज़रूर कम होंगे, लेकिन ब्रोकरेज की एक रिपोर्ट आई है आज, और उनका कहना है कि 640 तक के भी लेवल्स एंटिसिपेट किए जा सकते हैं। जोमेटो में भी ऑलमोस्ट 2-2.5% तक की गेंस नजर आए हैं। 290 293 के लेवल्स पर ये स्टॉक भी ट्रेड करता हुआ। श्रीकांत, आपके लिए स्विगी जोमेटो। बिल्कुल, तो देखिए, अगर सबसे पहले जोमेटो की अगर बात करें तो यहाँ पे जो टेक्निकल फॉर्मेशन है वो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि ये स्टॉक अपने एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। मल्टीपल टाइम से 280 283 के करीब आता है, लेकिन वहां से जब रिकवरी बनती है तो वो उतना ही फास्ट एक रिकवरी मोड में भी आ जाता है, और 300 तक के लेवल्स वापस से रजिस्टर कर लेता है। तो हमें लगता है कि इवेंचुअली ये स्टॉक अपने 300 के लेवल्स को क्रॉस करते हुए एक बार 320 या 25 के लेवल्स दिखा सकता है। स्विगी की बात करें तो यहाँ पे बिकॉज ऑफ कंप्लायंस रिस्ट्रिक्शंस हम उसके ऊपर बात नहीं कर सकते, लेकिन मुझे लगता है कि जो क्विक कॉमर्स से रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स है वहां पे हमें लगता है कि बाइंग इंटरेस्ट बना रहेगा, और यहाँ से भी हमें लगता है कि अगर कोई इन्वेस्टमेंट करता है विद अ व्यू ऑफ एटलीस्ट नेक्स्ट 6 to 12 मंथ्स, तो यहाँ पे अच्छे रिटर्न्स बन सकते हैं। तो अच्छे रिटर्न बन सकते हैं। काम करते हैं, एक ना फंडामेंटल व्यू भी ले लेते हैं। राजेश सर, देखिए अब ये डिबेट चलती रहेगी, जब तक कोई तीसरा प्लेयर नहीं आ जाता लिस्ट होके, तब तक की डिबेट अब चलती रहेगी कि अच्छा पैसे लगाने हैं अगर क्विक कॉमर्स में या फिर फूड डिलीवरी वाली कंपनीज में, तो कहाँ लगाएं, स्विगी में लगाएं, जोमेटो में लगाएं। अब स्विगी में आज हम 10% की तेज़ी देख रहे हैं, 2 दिन में करीब करीब 15-16% के आसपास का उछाल आ गया है। जोमेटो हालांकि हम देख रहे हैं कि 270 से 300 वाली रेंज में ही शेयर है। ये स्पेस आप किस तरह से देख रहे हैं ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से, और आपको अगर चुनना है तो आपको कौन सा शेयर पसंद है सर इसमें? बहुत एक्साइटिंग है, लगातार ग्रोथ हो रही है, खास करके टॉप लाइन में, जीएमवी में,
कारण कई हैं, जो जेन जी आए हैं उनको लिए वो होम डिलीवरी में 10 मिनट डिलीवरी में बहुत ज़्यादा उसमें प्रेफर कर रहे हैं और इस कारण से लगातार हम बढ़त देख रहे हैं। प्लस ये जो दोनों कंपनियां डार्क स्टोर्स बढ़ाई जा रही हैं उसके कारण से भी इनके नंबर्स अच्छे आ रहे हैं। तीसरे इनके जो क्विक कॉमर्स का बिजनेस है वो अच्छा आ रहा है। अगर आप नंबर भी देखो तो जोमेटो ने लास्ट 2-3 क्वार्टर्स में बहुत शानदार नंबर डिक्लेयर किए, 250 करोड़ के आसपास की तो बॉटम लाइन डिक्लेयर करी। और अब जो जोमेटो का मैनेजमेंट है वो टारगेट कर रहा है कि FY25 में करीब करीब 2000 डार्क स्टोर नए जोड़ देगा। लेकिन इन सब चीजों के बीच में अगर आप वैल्यूएशन पर नजर डालो तो 3 डिजिट की पी में मुझे इस वक्त दोनों ही स्टॉक में इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कोई कंफर्ट नजर नहीं आ रहा है। हालांकि ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटीज बन रही है, बट इन्वेस्टमेंट के लिए मैं थोड़ा इंतजार करना चाहूंगा। इस वक्त जो वैल्यूएशन हो गए हैं वहां पे कंफर्ट नहीं आ रहा है कि निवेश किया जाए। ठीक है, वैल्यूएशन वो कंफर्ट नहीं दे रहे निवेश करने को लेकर, ट्रेड करना हो तो ठीक है, और ट्रेड की रिकमेंडेशन आपको श्रीकांत जी ने बता दी है। अच्छा ध्वनि, आप ज़रा ये बताइए, देखिए आज रियल एस्टेट में तेज़ी है, लेकिन रियल एस्टेट में अगर तेज़ी हो तो रियल एस्टेट से जुड़े तो बड़े बड़े कई सारे सेक्टर हैं, और सबसे बड़े अगर हम बात करें तो सीमेंट है। सीमेंट में हमने हाल फिलहाल तेज़ी देखी, आज थोड़ी थोड़ी नरमी हमें देखने को मिल रही है। कहीं को ये स्टॉक लग रहा है आपको कि गिरावट पर अकोमोलेट किया जा सकता है, थोड़ा सा पोजिशनल व्यू रख के? बिल्कुल, यहाँ पे ग्रासिम का काउंटर है अभिषेक जी, जिसको अगर आप इंट्राडे स्ट्रक्चर्स पे देखेंगे तो यहाँ पे दिन के ऊपरी स्तर से हम थोड़ा सा करेक्ट हुए, और वापस से अगर आप देखें तो पिछले आधे घंटे में यहाँ पे एक बाइंग एक्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट वॉल्यूम्स के साथ भी यहाँ पे एक बाइंग एक्शन देखने को मिल रहा है इंट्राडे स्ट्रक्चर पे। तो ग्रासिम पे के अंदर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। डेली स्ट्रक्चर पे भी अगर आप देखें तो स्टॉक ने एक बॉटम फॉर्मेशन बनाई जहाँ पे 2500 का लेवल था जो एक सपोर्ट लेवल की तरह काम करा, और उसके बाद हायर टॉप्स हायर बॉटम की फॉर्मेशन इसके अंदर कंटिन्यू होती हुई दिख रही है। करंट लेवल से खरीदारी करने पे टारगेट जो ऊपर की तरफ बनता है, तो स्विंग हाई को अभी पहले हम पकड़ के चले तो यहाँ से लेके आपको 2760 से 2770-80 तक का एक टारगेट बनता है। नीचे की तरफ स्टॉप लॉस जो खास करके ध्यान में रखना रहेगा तो 2650 का। ठीक है, 2650 के स्टॉप लॉस के साथ आपको ग्रासिम खरीदने की सलाह दे रही है ध्वनि। इस बीच इंश्योरेंस कंपनीज को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है, और ये खबर ना आपके लिए भी बहुत काम की है। जीएम यानी कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने प्योर लाइफ इंश्योरेंस में जीएसटी में पूरी छूट का प्रस्ताव दिया है। खबर पर और जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनुराग शाह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, निश्चित तौर पर ये इंश्योरेंस बायर्स और इंश्योरेंस कंपनीज दोनों के लिए बड़ी राहत होगी। बताइए क्या अपडेट्स हैं आपके पास? देखिए, पिछले 2 बार की जीएसटी काउंसिल की जो बैठक थी उसमें उम्मीद की जा रही थी कि इंश्योरेंस के प्रीमियम पे जो 18% जीएसटी लगता है उस पर कुछ राहत दी जाएगी, लेकिन वो जीएसटी काउंसिल में मामला टेकअप नहीं हो पाया। लेकिन अभी जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि सरकार के द्वारा जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की टीम बनाई गई थी, जो बनाए गए थे इंश्योरेंस के लिए, उनके द्वारा जो सुझाव दिया गया है वो टर्म इंश्योरेंस के ऊपर जो जीएसटी लगता है उसे पूरी तरह से एग्जम्प्ट करने का सुझाव दिया गया है। वैसे भी भारत के अंदर जो है वो इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन कम है ग्लोबल एवरेज के मुकाबले, और टर्म इंश्योरेंस तो काफ़ी ज़्यादा कम है। तो यहाँ पर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा सुझाव दिया गया है कि टर्म इंश्योरेंस पे जीएसटी को पूरी तरह से एग्जम्प्ट किया जाए। अभी जिस तरह से टर्म इंश्योरेंस पे जीएसटी लगता है वो 18% का जीएसटी लगता है। तो अगर ये हम लिस्टेड कंपनियां हैं उनके हिसाब से देखें तो कितना टर्म इंश्योरेंस जो है वो जो प्योर प्रोटेक्शन है वो कितना उनके कारोबार में हिस्सा है, तो वहाँ पर HDFC लाइफ का 13% जो कुल कारोबार है APE, उसमें टर्म इंश्योरेंस प्योर प्रोटेक्शन का हिस्सा है। SBI लाइफ का करीब 10%, ICICI प्रूडेंशियल का 15% जो कारोबार है APE जो FY24 का हुआ था उसमें टर्म इंश्योरेंस की हिस्सेदारी थी। और LIC देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी, उनका जो हिस्सा है वो मात्र 1% से भी कम जो हिस्सा है LIC कुल कारोबार करता है वो टर्म इंश्योरेंस के अंदर है। तो जिस तरह से प्योर प्रोटेक्शन है टर्म इंश्योरेंस, और सरकार की भी जो मंशा है इंश्योरेंस फॉर ऑल की, तो वहाँ पर अगर जीएसटी को जीरो किया जाता है तो बड़ी राहत मिलेगी। और हम पिछले कुछ सालों का ट्रेंड भी देखें तो टर्म इंश्योरेंस की प्राइजेस भारत में इतनी नहीं बढ़ी है,
कोरोना के बाद कुछ प्राइजेज में बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन पिछले एक साल के अंदर टर्म इंश्योरेंस की प्राइजेज नहीं बढ़ी है। हालांकि कुछ कंपनियों ने प्राइजेज में कटौती की है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के द्वारा टर्म इंश्योरेंस की जो कीमतें हैं उसमें 10% तक की कमी की है। तो ये काफ़ी बड़ा मूव होगा अगर 21 तारीख को जो जीएसटी काउंसिल की बैठक होने वाली है जैसलमेर के अंदर, राजस्थान के जैसलमेर के अंदर जीएसटी काउंसिल की बैठक होगी, जिसे निर्मला सीतारमन, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के द्वारा हेड किया जाएगा। तमाम राज्यों के वित्त मंत्री भी उस बैठक में शामिल होंगे और अगर जीएसटी काउंसिल के द्वारा हरी झंडी मिल जाती है टर्म इंश्योरेंस के ऊपर जो जीएसटी लगता है प्रीमियम पे को जीएसटी से बाहर करने का, तो ये आम लोगों के लिए भी काफ़ी बड़ी खबर होगी, राहत भरी खबर होगी, जिससे उनका जो प्रीमियम है वो एक तरह से 18% तक कम हो जाएगा। ठीक है, तो निश्चित तौर पर जीएसटी को लेकर राहत मिलेगी अगर ये प्रस्ताव को मान लिया जाता है। देखते हैं जीएसटी काउंसिल की बैठक में क्या फैसला आता है। हालांकि सूत्रों के हवाले से फिलहाल ये ET Now स्वदेश की खबर है। बाजार एक रेंज में ही, पिछले घंटे भर से अगर आप देखेंगे तो रेंज में ही है। निफ्टी 100 नीचे है, निफ्टी बैंक सपाट है। लेकिन ये समझ लेते हैं कि आपके लिए BTST या फिर STBT ट्रेड के मौके कहां पर बन रहे हैं। अपने एक्सपर्ट के पास चलेंगे। नीलेश जी, शुरुआत आपसे कर लेते हैं। बताइए क्या खरीदना या फिर क्या बेचना चाहेंगे आप, अभी क्या सलाह होगी? बिल्कुल अभिषेक, देखिए खरीदारी पर फोकस है और जिस हिसाब से स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन हमें देखने को मिल रहा है, फर्टिलाइजर स्पेस में से कोरोमंडल और चंबल दोनों में ही हम काफी अच्छा स्पर्ट देख रहे हैं। कोरोमंडल इंटरनेशनल की क्लोजिंग ऐसा लग रहा है कि काफी अच्छी क्लोजिंग यहाँ पे होती हुई नजर आएगी। वॉल्यूम अट्रैक्शन अगर आप देखें तो काफी अच्छे वॉल्यूम्स हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। लॉन्ग बिल्डअप, स्ट्रॉन्ग लॉन्ग बिल्डअप की डेटा भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो कुल मिला के यहाँ पे एक फॉलोअप मूव हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। 1840 1860 तक की अपसाइड यहाँ पे देखने को मिल सकती है एंड 1790 का स्टॉप लॉस रख के कोरोमंडल को लॉन्ग करने की सलाह होगी। उसके अलावा विद इन ऑटो स्पेस अशोक लेलैंड यहाँ पर भी एक स्ट्रॉन्ग रिबाउंड हमें देखने को मिला है। तो यहाँ पे एक फॉलोअप मूव 238 से लेके 240 तक का देखने को मिल सकता है। 231 के स्टॉप लॉस से अशोक लेलैंड को भी लॉन्ग करके चल सकते हैं। ठीक है, अशोक लेलैंड को भी BTST करने की सलाह है। और कोरोमंडल को लेकर खबर भी आई थी कि उन्होंने अपनी एबिडा का जो गाइडेंस है, यानी कि कामकाजी मुनाफा का, उसको बढ़ाया है और प्रति टन में 40% बढ़ोतरी का उन्होंने गाइडेंस दिया था। और आज हम देख रहे हैं कि कोरोमंडल के शेयर में 2-2.5% के आसपास की तेजी देखने को मिल रही है। श्रीकांत जी, आप बताइए आपके पिक्स कौन से होंगे सर? बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पे मुझे लगता है कि अशोक लेलैंड बिल्कुल एक काफी अच्छा कैंडिडेट है जिसे हम BTST के बेसिस पे लॉन्ग लेके जा सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ मुझे लगता है कि आइशर मोटर यहाँ पे भी हमें लगता है कि एक अच्छा खासा डबल बॉटम सॉर्ट ऑफ फॉर्मेशन बना है और एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन को भी इसने एब्जॉर्ब किया हुआ है। करंट लेवल से मुझे लगता है कि अगर आइशर मोटर्स में तेजी बनती है तो जो नेक्स्ट लेवल्स उभर के आएंगे वो आएंगे 4950 तक के। तो करंट लेवल पे अगर 4865 4870 के करीब अगर इसे लॉन्ग करना है तो स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा एट 4830 का और टारगेट्स नजर आते हैं 4950 के। ठीक है, 4830 का स्टॉप लॉस, 4950 का टारगेट होगा आपके लिए। आयशर मोटर आई थिंक कि धोनी का आज की कॉल भी यही थी, उनका टारगेट था 4900 रुपए का। तो इस पर हमारे एक्सपर्ट्स का कन्विक्शन है। धोनी के पास चलते हैं कि अब वो कौन सा शेयर रेकमेंड करेंगी, BTST या फिर STBT के लिए। धोनी, उम्मीद तो करके चलूंगा BTST होगा आपकी तरफ से भी। अभिषेक जी, BTST का ही ट्रेड है यहाँ पे। यहाँ पे सब मुझे जो काउंटर पसंद आ रहा है उसके लिए वो है एक्साइड इंडस्ट्रीज का काउंटर। एक्साइड का अगर आप डेली चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो वहां पे स्टॉक जो है वो अपनी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म DMS को ऊपर की तरफ पे क्रॉस ओवर करके स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देने जा रहा है। इनफैक्ट पिछले 30 मिनट्स के चार्ट पे अगर आप देखें तो पिछले 1 घंटे से इसके अंदर जो बाइंग देखने को मिल रही है वो वॉल्यूम्स के साथ इसके अंदर एक बाइंग देखने को मिल रही है। तो ब्रेकआउट इंट्राडे चार्ट्स पे भी हमें देखने को मिल रहा है, काफी विजिबल है। करंट लेवल से बाय करें, ऊपर की तरफ 475 तक ये स्टॉक अपसाइड मोमेंटम दिखा सकता है। नीचे की तरफ स्टॉप लॉस के तौर पे खास करके 454 का लेवल ध्यान में रखें। सारे के सारे BTST ट्रेड्स हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स की तरफ से और
बाजार में भले ही वॉलेटिलिटी है लेकिन खरीदारी की तरफ ही अब भी स्टॉक कॉल्स जो है नजर आ रहे हैं, तो ओवरऑल अंडरटोन मार्केट का अब भी बुलिश है। और इनफैक्ट ये वो बाजार है जबकि सही रिसर्च और हमारे एक्सपर्ट्स की जो पिक्स है उन्हें मद्देनजर रखते हुए आप एंट्री पॉइंट्स ढूंढ सकते हैं बाजार में। फंडामेंटल नजरिया भी जानना बेहद जरूरी है। और राजेश जी, इनफैक्ट सिविल कंस्ट्रक्शन कंपनियों पर एक राय आपसे जानना चाहूंगी। नागार्जुना कंस्ट्रक्शन कंपनी एनसीसी के चार्ट्स को एक बार पुलअप करना चाहिए। आज हम देख रहे हैं करीब 2% की तेजी एट डे हाई इस वक्त ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ 308-309 के लेवल्स पर। हेल्दी डिविडेंड पे आउट रेशियो है और इसके अलावा भी अगर आप देखें फंडामेंटल्स जो हैं काफ़ी अच्छे नज़र आते हैं और ऑर्डर विंस के चलते लगातार ये कंपनी फोकस में रहती है। ताज़ा 3,390 करोड़ के ऑर्डर कंपनी को मिले थे, जिसके ठीक बाद हमने 2 हफ्ते पहले ही देखा था कि एक अच्छा खासा मूव था और इस वक्त भी मूव्स जो हैं वो पॉजिटिव साइड ही नज़र आ रहे हैं। पूरे के पूरे सिविल कंस्ट्रक्शन स्पेस पर एक राय। कंस्ट्रक्शन स्पेस अब थोड़ा एक्साइटिंग होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि पहली छमाही में गवर्नमेंट केपेक्स कुछ खास रहा नहीं, जिस कारण से कई कंपनियों के नतीजे खराब आए, इंडस्ट्री हालत खराब थी। लेकिन ऐसी पूरी उम्मीद बन रही है कि आने वाले 6 महीने में गवर्नमेंट के केपेक्स वापस से जोर पकड़ता हुआ नजर आएगा। उनके जो टारगेट्स है वो पूरा करते हुए नजर आएंगे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन, इस सारे पे खर्चे होंगे। और जिस तरीके से आपने कहा कि नागार्जुना के जो नए ऑर्डर्स आए उसके बावजूद अगर आप देखेंगे तो दूसरी तिमाही के अंत में जो ऑर्डर बुक थी वो भी बहुत शानदार थी। वैल्यूएशन अच्छे हैं और सबसे बड़ी बात इसमें होती है कि कंस्ट्रक्शन कंपनियों वगैरह में ऑर्डर बुक तो हो जाता है, बट एग्जीक्यूशन कैपेसिटीज किनकी है? अगर देखा जाए तो नागार्जुना की एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज बहुत शानदार है। तो मुझे लगता है कि अगर कोई को मध्यम से लंबी अवधि का नजरिया हो तो वहां बिल्कुल नजर रखनी चाहिए। लेकिन पहली पसंद इस पूरे स्पेस में अगर किसी को देखना हो तो मेरे हिसाब से दिग्गज कंपनी है, लार्सन ही होगी, क्योंकि न केवल उनकी एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज है बल्कि हर तिमाही में नए ऑर्डर्स जुड़ते जा रहे हैं। 4-5 ट्रिलियन के आसपास की ऑर्डर बुक है जो अपने आप में शानदार कही जा सकती है। तो लार्ज कैप में लार्सन और मिड कैप में आपको नागार्जुना रिकमेंड किया जा सकता है। बिल्कुल इस स्पेस का लीडर है और इस पर तो नज़र रखनी है। और एनसीसी के चार्ट्स भी काफ़ी पॉजिटिव लग रहे हैं और अब फंडामेंटली भी स्टॉक में जो है हमारे एक्सपर्ट की मोहर लगती हुई दिखी है। एक और स्टॉक त्रिवेणी टरबाइन, हेवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से जुड़ा हुआ ये स्पेस और मजबूती के साथ आज के सत्र में स्टॉक में भी ट्रेड नजर आ रहे हैं। नीलेश, आपसे एक राय जानना चाहेंगे। ऑलमोस्ट डेट फ्री है कंपनी, सालाना आधार पर न कैगर बेसिस 20-21% के रिटर्न्स भी दे जाती है और स्टॉक जो है पिछले 1 महीने के चार्ट्स भी अगर निकाल कर देखेंगे काफ़ी बढ़िया एक्शन है। इसी तरह की तस्वीर पिछले 6 महीने में भी नजर आएगी। सो यहाँ से टेक्निकली चार्ट्स आपको कैसे लगते हैं? बिल्कुल मानसी, देखिए काफी बेहतरीन चार्ट स्ट्रक्चर है। यहाँ पर लगातार अपट्रेंड में ये स्टॉक रहा है। अभी भी अगर हम देखें तो यहाँ पर एक कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट की तैयारी हो रही है। निचले स्तरों से काफी शानदार रिबाउंड जो हाल फिलहाल हमने गिरावट देखी थी वहां से देखने को मिल रहा है। अब स्ट्रक्चर तो ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से स्टॉक अपने नए रिकॉर्ड हाई की तरफ जाता हुआ नजर आ सकता है। जो प्रीवियस स्विंग हाई बना था 882 के आसपास का, वो ब्रेक हो सकता है। तो करंट लेवल पर लॉन्ग पोजीशन है तो बने रहें, फ्रेश खरीदारी भी करके चल सकते हैं। 775 780 के आसपास का इमीडिएट सपोर्ट है तो वहां पे स्टॉप लॉस रखना होगा। एंड थोड़े से पोजीशन लिहाज से यहाँ पे देखें तो 845 से लेके 880 तक की अपसाइड हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है। में ये स्टॉक करीब 42% चल गया है और अगर देखेंगे पिछले 1 महीने के चार्ट्स भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। 26-27% के रिटर्न्स इस स्टॉक ने दिए हैं। यहाँ से भी 850 के ऊपर के लेवल्स एंटिसिपेट कर रहे हैं एक्सपर्ट्स। तो अगर पोजीशन है उसे इंटैक्ट रखा जा सकता है। लेकिन जहाँ इंश्योरेंस स्टॉक्स की हम बात कर रहे थे, ध्वनि एक राय मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज पर भी जानना चाहेंगे। ओके, ध्वनि नहीं है, श्रीकांत आपसे जानना चाहेंगे। मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, आज एक ब्रोकरेज रिपोर्ट आई थी और उसके बाद हमने देखा स्टॉक प्राइस में अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला है और इनफैक्ट करंट लेवल्स भी अगर आप देखें अच्छी खासी मजबूती के बीच एमएफएसएल का स्टॉक ट्रेड करता हुआ। बिल्कुल, तो यहाँ पे भी जो टेक्निकल फॉर्मेशन है वो यही इंडिकेट कर रहा है कि 1100 और 1080 के करीब इसमें अच्छा खासा बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन बना है। इसके बाद की जैसे रैली इसमें बनी है, यही लग रहा है कि ये स्टॉक कम से कम 1300 से लेकर 1350 के लेवल्स आने वाले कुछ हफ्तों में दिखा सकता है। तो थोड़ा पोजिशनल बेसिस पे अगर कोई इसमें व्यू लेना है तो मुझे लगता है कि करंट लेवल से खरीदे, कोई भी करेक्शन आता है तो भी इसे खरीद के चल सकते हैं।
1080 या 1080 के नीचे का स्टॉप लॉस रखें। टारगेट्स नजर आते हैं सबसे पहले 1250 के, उसके बाद 1350। 1250, 1350 की टारगेट है मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए। 1080 का स्टॉप लॉस आपको सुझा रहे हैं इस पर श्रीकांत जी। निफ्टी बैंक देखिए फिर से लाल निशान में आ गया। 50 अंकों की गिरावट है निफ्टी बैंक में, और निफ्टी की जो गिरावट है वो है 100 अंकों से ज़्यादा की। 24,650 के आसपास है निफ्टी। अच्छा राजेश जी, ना एक क्विकली आपसे ज़रा व्यू चाहूँगा जी के स्टॉक पर। हमने देखा था कि जब ये खबर आई थी कि बोर्ड में अब सुभाष चंद्र फैमिली की कोई मेंबर नहीं रहेगा, और उसके बाद हमने शेयर में लगातार तेजी देखी, लेकिन पिछले 5 दिन से लगातार गिरावट हो रही थी। आज फिर से बाइंग लौटी है। आपको भविष्य क्या दिखता है सर? और जो निवेशक अभी भी हैं, जिस उम्मीद में बने हुए हैं शेयर में, आप उनको कैसे गाइड करेंगे? देखिए, पहले तो आते हैं कि जी के अगर आप प्रेजेंस देखो तो 190 कंट्रीज में है, 20 लैंग्वेजेस में है। कैश जनरेशन स्ट्रांग है, बैलेंस शीट अच्छी है, कैश कंपनी में अच्छा है। दिक्कत जो भी थी, एक तो एड रेवेन्यूज कम आ रहे थे, जो कि हमने लिखा है कि दूसरी तिमाही में भी 8% के आसपास गिरे हुआ है। सब्सक्रिप्शन ग्रोथ अच्छी आई है। Z5 जो उनका OTT प्लेटफॉर्म है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अब 134-135 रुपया में मुझे नहीं लगता कि इसमें घटने को कुछ रह गया है। रिस्क रिवार्ड रेशियो आपके बहुत फेवर में है। यहाँ पे हमने हमारे क्लाइंटों को पिछले हफ्ते से ही खरीदारी की सलाह दी है। उसे ही मेंटेन करते हुए ये कहना चाहूंगा कि 13 टाइम FY26 PE पे इतना बड़ा एक साम्राज्य कहिए मीडिया का, जो कि सिर्फ मैनेजमेंट के कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू और कई दिक्कतों के कारण से, लीगल केसेस के कारण से टूटा हुआ था। यहाँ पे अगर किसी की रिस्क एपेटाइट अच्छी है तो एक छोटा निवेश इसमें किया जा सकता है। अपने पोर्टफोलियो का समझ लीजिए 2-3% अपने पोर्टफोलियो साइज का इसमें निवेश बिल्कुल करें। ठीक है, तो वैल्यू है और भाव के लिहाज से भी सही प्राइस पर है, खोने को कुछ नहीं है, ऐसा मानना है राजेश जी का। बाजार बंद होने में 1 से 1.5 मिनट के आसपास समय रह गया है। निफ्टी की जो गिरावट है वो है 115 अंकों के आसपास की, और निफ्टी बैंक की बात करें तो अब ये गिरावट हो गई है 80 अंकों के आसपास की। हालांकि अभी भी निफ्टी बैंक के जो ज़्यादातर शेयर हैं वो तेज़ी के साथ ही कारोबार कर रहे हैं। गिरने वाले जो शेयर हैं उसमें HDFC बैंक सबसे ऊपर आपको दिखेगा, कोटक बैंक, SBI में हल्की गिरावट है, AU बैंक ये कमज़ोर है। इसके अलावा बंधन बैंक में हम थोड़ी थोड़ी गिरावट देख रहे हैं। तो 12 में से 7 शेयर मजबूत हैं और 5 शेयर कमज़ोर हैं, लेकिन बड़े वेटेज वाले शेयर कमज़ोर हैं, तो इंडेक्स आपको नीचे दिखेगा। लेकिन आज बाजार में सेलेक्टिव बाइंग हुई है। फार्मा में, डॉक्टर रेड्डीज़ में, वोखार्ड में ये कुछ शेयर चले, सिप्ला में हल्की सी तेज़ी रही। लेकिन आज के स्टैंड आउट परफॉर्मर जो रहे वो रहे रियल एस्टेट स्टॉक। आप देखिए जो भी FNO के पार्ट हैं, जो शेयर ओबरॉय रियल्टी हो, हडको, प्रेस्टीज, मैक्रोटेक, ये तमाम शेयर आज मजबूती के साथ कारोबार करते हुए दिखे। इसके अलावा अगर हम EMS वाले अगर हम शेयरों की बात करें तो डिक्सन में ज़बरदस्त तेज़ी रही। इसके अलावा केन्स टेक के शेयर में हमने तेज़ी देखी। ये दोनों के दोनों शेयर 5%, 7-8% तक चले। PG इलेक्ट्रोप्लास्ट एक और शेयर है, यहाँ पर भी हमने अच्छी तेज़ी देखी है। मेटल में थोड़ी सी हमने आज कमजोरी देखी है, और मेटल के अलावा OMC स्टॉक्स में भी आज हमने गिरावट देखी। HPCL, BPCL, IOC इन तीनों शेयरों में कमजोरी रही। IT एक और सेगमेंट रहा। अब चूंकि वेटेज के लिहाज से 2-3 बड़े सेक्टर हैं, बैंकिंग के अलावा अगर आप देखेंगे तो IT है, फार्मा है, FMCG है, ऑटो है, ये कुछ बड़े सेक्टर हैं। लेकिन IT में आज कमजोरी रही। TCS में हमने कमजोरी देखी, इन्फोसिस के शेयर में कमजोरी देखी। कंजम्पशन वाले शेयरों में थोड़े लोअर लेवल से बाइंग आई थी, लेकिन आज हमने देखा कि HUL, टाइटन ये 1 से 2% के आसपास की गिरावट के साथ बंद हुए हैं। तो शुक्रवार की रिकवरी के बाद आज फिर से एक कमजोरी वाला सत्र बाजार ने देखा है। देखते हैं कि FIs के आंकड़े कैसे आते हैं, क्या बिकवाली के आएंगे। फिर से देखने वाली चीज़ ये होगी, आज शाम तक ये आंकड़े ज़रूर आएंगे, लेकिन एक नरम सेशन ज़रूर है। और अब बाजार की निगाहें पूरी तरह से हम देखेंगे कि US के साथ साथ ग्लोबल बाजारों की नज़र जो होगी वो US फेड की पॉलिसी पर होगी, जो कि परसों आएगी। हालांकि हमारे यहाँ जो इम्पैक्ट आएगा उसका 19 तारीख को देखने को वो मिलेगा। तब तक शायद बाजार ऐसे ही रेंज में लैकलस्टर, स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक आपको ट्रेड उसमें मिलते रहेंगे। और आज एग्जैक्टली हमने उसी तरह का सेशन देखा है। 100 अंक नीचे आखिरकार निफ्टी बंद हुआ है। सेंसेक्स में करीब 400 अंकों के आसपास की गिरावट। निफ्टी बैंक सपाट 2-2.5 अंकों की गिरावट आपको फिलहाल इसमें दिखेगी। तो चलिए इस सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। शो को समाप्त करने का समय भी हो गया है।
नीलेश जी, श्रीकांत जी और राजेश जी, आप तीनों का बहुत शुक्रिया आज हमें समय देने के लिए और हमारे दर्शकों को गाइड करने के लिए और ट्रेड के लिए, निवेश के लिए एक से बढ़कर एक शेयर भी सुझाने के लिए। फिलहाल मानसी को और मुझे दीजिए इजाजत। इस शो को यहीं समेटेंगे, लेकिन आप बने रेटिनो स्वदेश के साथ। नमस्कार। नमस्कार।